So hello students, today we are going to study class 8th chapter 2 India in the 18th century. So we have completed the chapter first with exercise and everything. I hope you have written everything down on your notebook, and if you have did it, you must send your photographs to the group as soon as possible. So let's begin with the chapter 2. As usual, I want you to take out your books with me. So the first chapter, let's begin the chapter 2. For thousands of years, India has seen mighty empires and kingdom come and go. The medieval period in India began with the Muslim invasion, Turkish conquest under Muhammad Ghori. The invasion had led to numerous famous dynasties that ruled in India, such as the slave dynasty, Khiljis, Tughlaq, Sayyid, the Lodi, and finally the Mughals. In the 16th century, Babur said to be the descendant of Genghis Khan as well as Taimur the Lame. The son of Umar Sheikh, ruler of Fargana, later day Uzbekistan, invaded India. He was annoyed by his diminishing power in Kabul, hence he was lured to India by Daulat Khan Lodi, a disgruntled relative of Ibrahim Lodi. Crossing the Khyber Pass, Zerauddin Muhammad Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. He thus laid the foundation of the great Mughal emperor, which lasted for 200 years and rose to its zenith during the reign of Akbar, Jahangir and Shah Jahan. So, in the first part of this chapter, here what it is written कि यहाँ पे जो भी अपने थाउजेंड्स ऑफ ईयर में इंडियन एम्पायर थे वो आए और गए, ठीक है. फिर मेडाइवल हिस्ट्री में चालू हुआ मुस्लिम इन्वेजन. सो उसके बाद मुस्लिम आए मेडाइवल पीरियड में, मुस्लिम इन्वेजन हुआ इंडिया में. टर्किश लोगों का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ किसके अंडर, मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी के अंडर, ठीक है. मोहम्मद गौरी वही है जिसने सोमनाथ मंदिर पे कई बार हमला किया था, ठीक है. दिस इन्वेजन वॉज फेमस फॉर न्यूमरस डायनेस्टी दैट रूल्ड इन इंडिया. सो बहुत सारी डायनेस्टी थी जिसने रूल किया इंडिया पे, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सईद, लोदी एंड फाइनली मुग़ल, ठीक है. मुग़ल, ये सब लोगों ने एक एक डायनेस्टी थी जिसमें रूल किया. इसमें हर एक डायनेस्टी में एक इम्पॉर्टेंट रूलर था. कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सईद, सो लोदी, इब्राहिम लोदी, ये सब हर एक एक डायनेस्टी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर थे. और आखिरी में कौन आए, मुग़ल. मुग़ल के बाद कौन आए थे, ब्रिटिशर्स, मगर मुग़ल आए थे, ठीक है. तो 16th सेंचुरी में जो बात होती है, मुग़ल में सबसे पहले कौन आया था, बाबर, ठीक है. जो बाबर था वो डिसेंडेंट किसका था, मतलब किसका बेटा था. एक पापा की तरफ से वो चंगेज खान के था और मम्मी की तरफ से वो तैमूर खान का था, ठीक है. सो ये दोनों बहुत बड़े एक तरीके से राजा हुआ करते थे अपनी अपनी जगह में, और ये लोग जब हमला करते थे कुछ नहीं छोड़ते थे वापस. तो उनका एक तरीके से उनका एक जो वंशज था बाबर, ठीक है. तो जो बाबर था उसके फादर का नाम था उमर शेख. ये फ़रगना में रूलर करते थे. फ़रगना आज उज़्बेकिस्तान में एक जगह का नाम है फ़रगना, ठीक है. सो उनने इंडिया में रूल किया, और जब वो इंडिया में क्यों रूल किया, वो अपने पावर जब कम हो रही थी काबुल में उससे परेशान थे और इंडिया की दौलत की तरफ खिंचे चले आए. किसने उनको बुलाया, इब्राहिम लोदी का एक रिश्तेदार था जिसका नाम था दौलत खान लोदी. इनने बोला कि क्यों ना अपन इनकी सरकार गिरा दें और आप इधर आके इनको लूट लो और यहाँ पे हिंदुस्तान पे राज करो, ठीक है. इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार था दौलत खान लोदी. फिर क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है इंडिया का मैप ऐसे ऐसे करके जो मैप है आपने यहाँ से यहाँ तक जो मैप देखा है, सो इसमें यहाँ पे आपको बताया गया खाइबर पास है. सो खाइबर पास का पास करते हुए कौन आया, बाबर इंडिया में आया, ठीक है. यहाँ पे लिखा है, ठीक है. और जब वो इंडिया में आया तो फिर उसका सबसे पहला बैटल हुआ. तो कौन सा बैटल हुआ, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1526 में. क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है. सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ किस किस के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है. इसके बाद मुग़ल लोगों ने, मुग़ल मतलब बाबर लोगों ने फिर इंडिया में 200 साल तक राज किया. मतलब बाबर और बाबर के बच्चों ने. बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं. हुमायूं का कौन था, अकबर, ठीक है.
और अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहाँ, शाहजहाँ का औरंगज़ेब। सो ये सब मुग़ल एम्परर थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्हें 200 साल राज किया। और सबसे इम्पोर्टेंट किस किस का रूलर था जब मुग़ल एम्पायर बढ़ गया? अकबर का, जहांगीर का और शाहजहाँ का। ठीक है, और औरंगज़ेब का रूल ऐसा था जहाँ से मुग़ल का एम्पायर कम होता गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्परर। यहाँ पढ़ेंगे अपन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुग़ल एम्परर। तो यहाँ क्या लिखा है? द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्परर हैड बिगेन ड्यूरिंग द last phase of Aurangzeb reign. His prolonged absence from the heartland of his empire was a major reason for the disintegration of the Mughal political structure. While he was busy capturing the Jagirs of the Deccan, his Jagidar in the north were unable to collect their dues from the village. Many of Aurangzeb's orders were not implemented in his absence because his noble did not support him. The local power monger of the region that experienced economical growth in the 17th century felt increasingly confident of standing on their own. The abundant commissioning of Mansabdar far outstripped the emperor growth in area and revenue. In other words, this Mansab feudals delegation of power carried military obligations that were no longer supported by adequate fiscal resources. Initially, Aurangzeb introduced many administrative changes, moral reforms. Subsequently, he enforced many religious laws and suppressed many ill practice. Overall, it can be said that his policy was a gradual departure from Akbar's policy of coexistence. This resulted in a revolt of Jat, Satnami, the Sikh, the Rajput, etc. So, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुग़ल एम्पायर किसके टाइम पे बहुत बड़ा? अकबर के टाइम पे बहुत बड़ा। और किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरा? किसके टाइम पे गिरा? औरंगज़ेब के टाइम पे। ठीक है, औरंगज़ेब के टाइम पे सबसे ज़्यादा गिरा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। इसका क्या वजह रही औरंगज़ेब के टाइम पे क्या मुग़ल एम्पायर को गिरने के लिए? क्योंकि इस टाइम औरंगज़ेब बहुत इंटरेस्टेड था साउथ की तरफ। साउथ मतलब इंडिया के जो नीचे का भाग है, इसकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड था। वो यहाँ पे राज करना चाहता था। यहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को अपने जागीर और अपना एरिया हथियाने के लिए वहाँ गया, मगर लोगों ने नॉर्थ वाले हिस्से में, जो ऊपर का हिस्सा था, यहाँ पे ही उनको बड़ी दिक्कतें आने लगी। सो जब वो साउथ में गया जागीर इकट्ठा करने के लिए, तो जो नॉर्थ में जागीर थे वो लोग वहाँ से जागीरदारी कम आने लगी। जागीर क्या होती थी कि एक आदमी अपॉइंट करते थे जो वहाँ पे हर आदमी से, हर किसान से अपना अपना लोन और क्या बोलते हैं, जो भी क्या बोलते हैं टैक्सेस थे वो वसूल करते थे और ऊपर तक पहुँचाते थे। तो जो औरंगज़ेब था वो इंटरेस्टेड था साउथ की तरफ अपना एरिया बढ़ाने के लिए, मगर नॉर्थ में ही लोगों ने पैसे देने से और अपना टैक्सेस देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि औरंगज़ेब एक अलग टाइप का रूलर था जो बहुत उसके रूल के टाइम पे लोग सेफ़ फील नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि वो एक रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था। जैसे अकबर का पॉलिसी था को एग्जिस्टेंस, मतलब सब लोग इकट्ठे होकर रहें। औरंगज़ेब का ऐसा नहीं था। औरंगज़ेब से आता था कि सब जो उसके अकबर ने जो भी करा है उसको सब बदल दें और सिर्फ एक ही लोगों का राज चले, मुस्लिम लोगों का राज चले, वो ये ऐसा चाहता था। ठीक है, सो औरंगज़ेब के टाइम पे इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करते थे। उसके बाद क्या और रीज़न था? दूसरा रीज़न ये था कि मनसबदार मतलब हर एक आदमी को जो इम्पोर्टेंट होता था उसको इम्पोर्टेंटली ज़रूरी ये होता था कि वो एक लेवल पे कुछ घोड़े, कुछ आर्मी अपनी तैयार रखें हमेशा। सो उनने हमेशा हर बड़े आदमी को बोलते थे कि आपको पास 5 घोड़े होंगे, और उससे बड़े आदमी को बोलेंगे आपके पास 10 घोड़े होंगे। सो ये शान दिखाने के चक्कर में ही खूब सारे पैसे की आवश्यकता पड़ी जो कि उनके पास नहीं थी, मगर उसका खर्चा देना पड़ा और उससे मुग़ल एम्पायर को बहुत सारा नुकसान हुआ। ठीक है, सो जब शुरू में जब मुग़ल के एम्पायर था, जो राज था, वो बहुत अच्छा था। शुरू में बहुत चेंजेस हो रहे थे, फिर एकदम से रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स मतलब बदलाव का समय आया, मगर फिर धीरे धीरे ये एक रिलीजन की तरफ बढ़ता गया और ये बहुत सारे रिलीजियस लॉ लेके आया। मतलब जजिया वापस लेके आया। जजिया एक तरीके का टैक्स होता है, सिर्फ नॉन मुस्लिम से कलेक्ट करते हैं। सो उन लोगों ने एक रूल जो अकबर ने ख़त्म कर दिया था जजिया, वो वापस लेके आया औरंगज़ेब। सो ऐसे बहुत सारे लॉज वगैरह लेके आया जिससे बाकी लोगों को परेशानी होने लगी। सो वहाँ से लोगों को मुग़ल एम्पायर से विश्वास हटने लगा। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? खूब सारे रिवोल्ट्स हुए, जैसे कि जाट रिवोल्ट, सतनामी, सिख एंड राजपूत।
ठीक है। सो लास्ट फिर ये क्या लिखा है, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पढ़ते हैं। सो द मुगल एम्परर वेल नोन फॉर यूनाइटिंग द एंटायर कंट्री बाय मीन्स ऑफ एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड ड्यूरिंग द एरा ऑफ अ ग्रेट मुगल एंड एंडेड इन 1707 with Aurangzeb's death. The first 6 Mughal emperor ruled for the span of almost 200 years, but in the 58 years following Aurangzeb's death, there were 8 emperors, four of whom were murdered and one deposed. The chaotic situation had disastrous effect on the Mughal emperor. The new ruler had lost their credibility and there were many revolt against the administration. The country soon broke down into smaller estates ruled by petty Nawab, feudal overlord who had risen to prominence in the vacuum left by the crumbling emperor edifice. The successor of Aurangzeb, called the later Mughals, were mere puppets in the hand of their noble. The noble assigned themselves into many factions on the basis of their separate origin. The result of such factions being formed was that each group wailed with each other for supremacy while consolidating its own power. So फिर क्या हुआ, इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या हुआ कि मुग़ल जो रूलर थे, जहाँ तक औरंगज़ेब की बात है, मतलब मुग़ल एम्परर बाबर से लेके औरंगज़ेब तक जो राजा थे, इन लोगों ने 200 साल तक राज किया। मगर जब औरंगज़ेब के बाद के जो राजा लोग थे, वो लोगों ने 58 साल रूल करा और उसमें कितने राजा थे, 8 राजा थे। 8 राजा ने मिलके 58 रूल किया और यहीं पे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब ने, मतलब 7 रूलरों ने 200 साल राज किया। ठीक है। सो आप डिफरेंस देख रहे हो कि औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्परर में कितने जल्दी जल्दी फूट आने लगे। इसके बाद बहुत बड़ा कारण क्या था, इसके बाद एक बहुत अलग सा कंडीशन हो गया मुग़ल एम्परर में कि अब रूलर का कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी मतलब कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई उस पर विश्वास नहीं करता। हर कभी भी मुग़ल एम्परर के अंडर विद्रोह खड़ा हो जाता था, कहीं पे भी, कि कहीं पे भी कोई खड़ा हो जाता था कि हम राजा को नहीं मानेंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ, कंट्री बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई और अलग अलग जगह पे नवाबों का राज होने लगा कि अब यहाँ पे नवाब रूल करेंगे, मुग़ल राजाओं से कोई रिलेशन नहीं रहा। ठीक है। सो जो उसके बाद औरंगज़ेब के बाद एक और रीज़न था, औरंगज़ेब के बाद के जो रूलर्स थे वो सिर्फ एक पपेट थे। पपेट मतलब कठपुतलियाँ थे नोबल्स के हाथ में। नोबल्स मतलब किंग के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लोग होते थे जो उसके कोर्ट में बैठते थे। फिर वो नोबल्स थे वो पपेट जैसे चलाते थे किंग को कि तुम हम जो बोलेंगे सिर्फ वही करोगे, नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। सो उसमें भी खूब सारे नोबल के भी ग्रुप होते थे, तो एक दूसरे से ऊपर होने के चक्कर में वो लोग यही करते रह गए, आपस में लड़ते रह गए और इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता गया और उनके हाथ से चला गया। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। सो invasion of Nadir Shah. Nadir Shah real name was Nadir Quli. In 1736, after the death of the Persian Sultan, Nadir became the ruler of Persia and assumed the title traditionally adopted by Persian monarch, that of Shah. In a bid of expand his territory, he conquered Kandahar from before shifting his attention to India. He was aware of the chaotic situation, political condition prevailing in India and inefficiency of the Mughal ruler. He invaded India in 1739. He defeated the Mughal army in the Battle of Karnal in February 1739. Muhammad Shah was taken prisoner and Delhi came under the control of Nadir Shah. He plundered Delhi's enormous wealth. The Persian troops left Delhi in May 1739 but took with them wealth then worth rupees 70 crore, the fabulous Kohinoor diamond and priceless peacock throne, which thereafter served as a symbol of Persian might. This left the emperor open to the threat of invasion from the northwest. In the meantime, the Maratha had emerged as the prominent power in the country. So एक नादिर शाह था। ये नादिर शाह कहाँ का था, पर्शिया का था। ठीक है, पर्शियन था, यहाँ का एक राजा था। तो यहाँ पे राजा जो होते हैं उनके नाम के आगे क्या लगाते हैं, शाह, एक टाइटल लगाते हैं ये लोग, शाह होता है। ठीक है। सो इसने देखा कि इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब है, राजा लोगों की कोई चल नहीं रही है। सो इसने इंडिया पे सोचा कि हम क्यों ना अटैक करें। औरंगज़ेब का सब कब ख़त्म हुआ था, 1707 में ख़त्म हो गया था। तो इसके बाद इसको समझ में आया कि इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है। सो इसने इंडिया में अटैक किया और उस समय का राजा कौन था, मोहम्मद शाह।
ठीक है। इंडिया का मुगल एम्परर कौन था? मोहम्मद शाह। इसने उसको प्रिजनर बना दिया और कौन से बैटल में? एक युद्ध हुआ दोनों राजाओं के बीच में। सो उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ करनाल, और कब हुआ था? 1739 में। ठीक है। सो उनने उनको प्रिजनर बना दिया मोहम्मद शाह को, और पूरे जो भी लोग थे और जितना भी सोना था सब कुछ लूट लिया। पूरा दिल्ली को पूरा खाली कर दिया, मतलब दिल्ली को पूरा खाली कर दिया। उस सोने में आज के समय में आप लोग कहते हैं कोहिनूर का जो हीरा है वो इंडिया में था, वो ले गए थे। और पिकॉक थ्रोन जो शाहजहाँ ने बनवाया था, पिकॉक थ्रोन, वो भी ले गए थे। ठीक है। सो पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर का हीरा दोनों यहाँ से उठा के ले गया था। और उस ज़माने में, आज के ज़माने का नहीं, उस ज़माने का 70 करोड़ रुपए का वेल्थ भी वो साथ में ले गया था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? एम्परर को बहुत सारी चुनौतियाँ मिलने लगी अलग अलग जगह से, और इसी के साथ क्या हुआ, एक इंडिया में भी एक चुनौती मिली जो कि मराठा के नाम पे थी। मतलब मराठा भी एक बहुत बड़ा पावर बन के उभरा इंडिया में, क्योंकि मुग़ल बहुत कमज़ोर हो रहे थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन ऑफ मराठा पावर। अब मराठा पावर उठा और बना कैसे, ये पढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ मराठा एम्परर। अंडर हिज पावरफुल लीडरशिप मराठा carved out his own kingdom in 1648. Before that, Maratha chieftain were in the service of Bijapur Sultan in the Western Deccan. After the Mughal, Aurangzeb, the last great ruler, conqueror of the Mughal period, defeated the Maratha and annexed their territory. By 1673, Shivaji had gained control over most of Western Maratha. In 1674, he assumed the title of Chhatrapati as at an elaborate coronation. He died in 1680, but not before he had succeeded in establishing a vast Maratha empire. He had also developed an efficient administration and powerful army known for its unique brand of strike and retreat welfare, which we today call guerrilla warfare. So, मराठा लोगों का जो सबसे बड़ा पावर था, जो सबसे ऊपर पहुंचाने का राज था, तो वो था छत्रपति शिवाजी। राजा छत्रपति शिवाजी ने मराठाओं को सबसे ऊपर पहुंचाया। मतलब मराठा लोगों को पूरा नाम और सब कुछ छत्रपति शिवाजी ने दिलवाया। ठीक है। उनके जो पावरफुल जो उनका पावर था, उनके वजह से उनने कई किंगडमों पर राज किया। और कब से कब तक करा? उनके खुद का किंगडम मिल गया उनको। 1646 में उनको खुद का किंगडम मिल गया मराठा लोगों को। ठीक है। इससे पहले ये लोग क्या करते थे? ये लोग सर्विस, मतलब एक चीफ की तरह काम करते थे बीजापुर सुल्तान के अंडर। ठीक है, मराठा लोग। उसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया? मुग़ल लोगों को कब्जा किया, मुग़ल लोगों को हराया, और उसके बाद कहीं कहीं जगह उनने अपना साम्राज्य भी खड़ा कर दिया। मगर औरंगज़ेब ने आखिरी में कहीं जगह पे मराठाओं के खूब जगह पे अटैक किया, और कहीं जगह मुग़लों को और मराठाओं को डिफीट भी करा, और उनकी कहीं कहीं टेरिटरी भी कब्जे में कर ली। मगर क्या हुआ? बाय 1673 शिवाजी ने वापस से सारा कंट्रोल, बहुत सारी जगह पे कंट्रोल वापस से ले लिया, ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के एरिया में जो आज देखते हैं अपन। इन 1674 छत्रपति का टाइटल ले लिया शिवाजी ने, उनको टाइटल मिला छत्रपति का, और उनका एक बहुत बड़ा कोरोनेशन हुआ। कोरोनेशन मतलब जब उनको राजगद्दी मिलती है, उनका सम्मान होता है, सो उसको अपन कहते हैं कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब उनका एक बहुत बड़ा सेरेमनी हुआ जहाँ पे उनको सम्मानित किया और उनको इतना बड़ा पोस्ट मिला। ठीक है। उसके बाद उनकी डेथ हो गई 1680 में, मगर उससे पहले उनने मराठाओं को बहुत पावर दी थी, मराठाओं को अच्छे से एस्टैब्लिश कर चुके थे। और मराठा लोग किस बात के लिए बहुत फेमस थे? मराठा लोग फेमस थे स्ट्राइक एंड रिट्रीट वेलफेयर में। मतलब ये छुपके से एकदम से अटैक करते थे और पूरा दुश्मनों को एकदम से कंफ्यूज कर देते थे कि ये कहाँ से आए। तो उसको अपन आज के टाइम पे कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है। तो एकदम से आते हैं, मारते थे और चले जाते थे। सो उसको आज कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। तो आगे पढ़ते हैं। आफ्टर शिवाजीज डेथ, हाउएवर, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड लैक ऑफ गुड लीडरशिप कंपेल्ड द पेशवा of Maratha emperor to take control of the power of the state. In the late 18th century, the Maratha power rose to the prominence under the Peshwa. The Peshwa ruled for 1712 to 1880. फिर क्या हुआ? शिवाजी के डेथ के बाद जो भी लीडरशिप थी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए फिर क्या किया? पेशवा लोगों ने मराठा एम्पायर को टेक ओवर किया। पेशवा लोग जो पहले उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जैसे होते थे उनके लिए, अब उनने क्या किया? पूरा
जो शिवाजी का एम्परर था, अब उस पर वो लोग कंट्रोल करते थे, पेशवा लोग। पेशवा लोगों ने पूरा एक हायरार्की बना लिया था। हायरार्की मतलब एक एक सबको अपना अपना पद दे दिया था, मिनिस्ट्री बना दी थी, सब ऐसे ऐसा किया था, और अब उनने रूल करना चालू करा। तो फिर उनका रूल कब से कब तक चला? उनका रूल चला 1712 से लेके 1880 तक। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में लिखा है। फर्स्ट बैटल किसके बाद साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है। तो सेकंड किस किस के बीच में हुआ था? सेकंड हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तो थर्ड के बारे में यहाँ पे लिखा है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और कौन? मराठा के बीच में। रीज़न क्या था कि मराठा पहले महाराष्ट्र में रहते थे, यहाँ महाराष्ट्र में रहते थे, मगर धीरे धीरे अटैक करते करते वो लोग पंजाब तक भी पहुँच गए थे। ठीक है। इससे क्या हुआ? वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए अफ़गानिस्तान के कांटेक्ट में आ गए, अफ़गान थे। तो अफ़गानी में कौन रूल करता था उस टाइम? अहमद शाह अब्दाली। सो अहमद शाह अब्दाली को पसंद नहीं आया और उसने अटैक कर दिया वापस। सो उस ज़माने का 18th सेंचुरी का सबसे बड़ी लड़ाइयों में एक कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। सो फिर लास्ट क्या पढ़ते हैं अपन? कॉजेज ऑफ मराठा फेलियर। रीज़न क्या था मराठा के फेल होने का? द मेन कॉज बिहाइंड द डिफीट ऑफ द मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वेयर the faulty strategy of war adopted by Maratha and a lack of solidarity among the Indian ruler. In contrast, Ahmad Shah Abdali received the support of the ever-wavering and notorious treacherous Indian ruler and noble who were for once united in their opposition to the Maratha, while the defeat at the third battle of Panipat no doubt crippled the Maratha military machine. The resultant demonstration far overweighed the immense losses in money and manpower. The Maratha rout at Panipat ultimately led to the disintegration of their once proud empire. So फिर क्या हुआ कि मराठा का एम्पायर गिरने की क्या क्या वजह थे? ठीक है। तो मराठाओं के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हारने की वजह क्या थी? पहला, उनकी वॉर की जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत ख़राब थी। सेकंड, अहमद शाह अब्दाली जब लड़ने के लिए आया तो बाकी लोग जो इंडिया में जो बाकी रूलर थे, मैंने बताया कभी भी इंडिया में जो छोटे छोटे रूलर थे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे। ये लोग एक दूसरे को सोचते थे कि अहमद शाह अब्दाली इसको हरा देगा तो हम अहमद शाह अब्दाली से दोस्ती कर लेंगे, तो उसकी जो कुछ कुछ एम्परर हो गए, कुछ कुछ जगह होगी वो हमको दे देगा। तो ये सोच के दूसरे रूलर जो होते थे वो अहमद शाह अब्दाली की हेल्प कर देते थे। इससे क्या हुआ? मराठाओं को बहुत बड़ी डिफीट हुई और उससे क्या हुआ? मराठा एक तरीके से मराठाओं को बहुत नुकसान पहुँचाया। ठीक है। फिर आखिरी में अल्टीमेटली क्या हुआ? मराठा रॉट एट पानीपत अल्टीमेटली लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ देयर वंस प्राउड एम्पायर। इसके बाद जब पानीपत की जब लड़ाई में हार हुआ तो उनमें भी डिसइंटीग्रेशन हो गया और छोटे छोटे टुकड़ों में मराठा एम्पायर भी टूट गया। ठीक है। सो इसके साथ अपन अगला वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज अपन ने यहाँ तक पढ़ा। अब अगले वीडियो में अपन राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट पढ़ेंगे। आप फिर से इसको पढ़ो, जो बुलेट्स पॉइंट दिए हैं जैसे कि ये और जो भी जितने बुलेट पॉइंट्स हैं आप उसको फिर से पढ़ो। कोई डाउट है तो ग्रुप पे पूछो। थैंक यू।